ठीक है। रिमार्क ए is involutory matrix and n is any natural number. Then a की power n is also involutory. This is also involutory. अगर कोई a मैट्रिक्स हमारे पास इनवोल्यूटरी है तो a की पावर n भी क्या हो जाएगी, इनवोल्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? बिकॉज a स्क्वायर क्या है आपको, i, a इनवोल्यूटरी है, तो a स्क्वायर की पावर n क्या होगा, दिस इज i की पावर n, दिस इज इक्वल टू i, ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2n, दिस इज इक्वल टू i, दिस इज a की पावर n का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू i। देखो चाहे n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, तो a की पावर n का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से आल्सो यहाँ से हमें क्या मिला, a की पावर 2n is equal to I and a की पावर 2n plus 1 this is equal to a। देखो a की पावर 2n कितना आया, I, a की पावर 2n is equal to I, a की पावर 2n into a करो कितना आएगा, I into a, this is a की पावर 2n plus 1 this is equal to I into a is a। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास a क्या है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इवन पावर्स जो होती है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की वो आपको क्या देती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो ऑड पावर्स हैं वो आपको क्या देती है, दैट विल गिव यू सेम मैट्रिक्स। ठीक है, A is involutory matrix and I denotes identity matrix. Identity matrix. Then Ki plus La की पावर n, दिस इज इक्वल टू k प्लस l की पावर n प्लस k माइनस l की पावर n अपॉन 2 इंटू i प्लस k प्लस l की पावर n माइनस k माइनस l की पावर n अपॉन 2 इंटू a। ये फार्मूला आपको याद रखना है। पीछे भी हमने एक फार्मूला याद किया था, किसके लिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कौन सा फार्मूला याद किया था हमने, याद है आपको, व्हाट वाज दैट, फार्मूला क्या था उसके लिए, उस केस में हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास अगर हम a को कैसे लिखते हैं, ai प्लस lb, वेयर b इज आइडेम्पोटेंट। यहाँ पे क्या है, ai प्लस la, वेयर a इज इनवोल्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते थे a की पावर n किसके इक्वल है, दिस इज k की पावर n इंटू i प्लस k प्लस l की पावर n माइनस k की पावर n इंटू b। ये था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। वैसे ही एक फार्मूला किसके लिए है, इसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा। पहले देखो फार्मूला याद रखना है आपको, मेन चीज जो है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिख पाओ,
सम नंबर टाइम्स आइडेंटिटी प्लस सम नंबर टाइम्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की पावर n, then this whole thing is equal to this. पहले k प्लस एल की पावर n प्लस k माइनस एल की पावर n अपॉन 2 करो इंटू i, फिर k प्लस एल की पावर n माइनस k माइनस एल की पावर n अपॉन 2 इंटू a. सो दिस विल बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा. एक एग्जांपल कर लेते हैं. लिखा आपने? हो गया? देखिए क्वेश्चन कैसे. कंसीडर A is equal to a की पावर 2016 कितना होगा? सपोज 2023. देखो गौर से पहले a को आप कैसे लिख सकते हो? कैन आई राइट दिस एज 5 टाइम्स i प्लस 7 टाइम्स a, वेयर i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a क्या है? and A is involutory matrix. लिख सकते हैं. देखो ना, A is equal to 5 times I क्या देगा आपको? 5 times I आपको ये देगा. ये आपको 5 times I मिला. 7 टाइम्स a क्या देगा आपको? बेसिकली 7 अगर आप बाहर लिखो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी आपकी? 4 5. यह है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. देखो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड क्या है आपके? 1 1 1 1 1 1. तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है जिसकी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड सभी 1 1 1 होंगे, ऑब्वियसली जब इनको हम इंटरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर क्या देगा हमें? ये जो डायगोनल के अलाउंड हमें क्या मिलेंगे? 1 1. मतलब एक जनरल आप याद रख सकते हो कि इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है ना, एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप, बाकी 0 और प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड अगर क्या हो जाए सेम एलिमेंट, तो वो हमेशा क्या होती है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. सो दिस इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. उसके अलावा भी दूसरी टाइप की हो सकती है, वो इंटरेक्शन से हमें पता चलेगा. लेकिन यहाँ पे ये देखो ये किस टाइप की है? a इज इक्वल टू 5i. देखो 5 में बाहर लिख सकता हूँ, i मतलब 1 1 1 1 1. ये क्या देगा मुझे? 5 5 5 5 5 ये, और प्लस 7 इंटू 1 1 1 जब करूँगा तो 7 7 7 7 7. ठीक है. सो दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे लिखी जा सकती है? 5i प्लस 7a, वेयर i इज आइडेंटिटी एंड a इज इनवॉल्यूटरी.
तो बस लिखो अब अभी जो फार्मूला मैंने लिखा है आपको उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा। शाबाश, बताइए। a की पावर 2023 किसके इक्वल होगा? k प्लस एल, यह है ना k, ऐसे लिखो a इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 7, दिस इज k प्लस एल की पावर n, क्या था, प्लस k माइनस एल, मतलब 5 माइनस 7 माइनस 2 की पावर 2023 अपान 2 इंटू क्या था i प्लस फिर k प्लस l की पावर 2023 माइनस k माइनस l दैट इज माइनस 2 की पावर 2023 अपान 2 इंटू 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर करोगे ये आ जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12 की पावर 2023, माइनस की पावर 8 होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 2023 अपॉन 2 इंटू आई प्लस 5 प्लस 7 12 की पावर 23, फिर से माइनस की पावर 8 है तो माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2023 अपॉन 2 इंटू, सो दिस इज योर आंसर। इसका नाम कुछ बी रखो, ठीक है, ताकि ये ए और ये कंफ्यूज ना हो जाए। बी की पावर 2023, ठीक है, समझ आइए कैसे करना है? एनी डाउट? ठीक है, अब इसका थोड़ा मैं रीजन आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला आता कैसे है। चाहिए रीजन या फार्मूला याद रख लोगे? क्विकली बता दूंगा मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना भी होगा तो नोटबुक पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है और मैं आपको सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, ठीक है। Then देखो हिंट करता हूँ इसका, क्या था मेरा, के आई प्लस एल ए की पावर n किसके इक्वल आ गया थे, k प्लस एल की पावर n, k माइनस एल की पावर n अपॉन 2 इंटू आई प्लस k प्लस एल की पावर n माइनस k माइनस एल की पावर n अपॉन 2 इंटू k। देखो सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लगाओ बाइनोमियल थ्योरम। इस पे क्या मिलेगा, k की पावर n, i लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि i का पहले वाले स्टेप पे आप ये लिखो i की पावर क्या आएगी, 0, नहीं सॉरी, k i की पावर n, मतलब k की पावर n और i की पावर n, वो तो i ही रहेगा, और l a की पावर आएगी 0, क्या आएगा nc 0, फिर nc1 k की पावर n माइनस 1 इंटू i लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि आगे से अब क्या आ जाएगा, la की पावर 1, ठीक है, फिर nc2 k की पावर n माइनस 2, लिखो i भी लिखो साथ में i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, la की पावर 2, ठीक है, फिर nc3 a की पावर n माइनस 3, i की पावर 3 i होगा, la की पावर 3, ठीक है,
प्लस एंड सो एन सी 4 ए की पावर n माइनस 4 आई एल ए की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। एन सी एन एल ए की पावर n। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, a की पावर अगर हम a1 लेंगे वो हमें क्या मिलता है, a ही मिलता है। और a की पावर ऑड करेंगे तो नहीं, a की पावर a1 करेंगे तो i मिलेगा। तो मतलब किस किस के कारस्पॉन्डिंग मुझे i मिलेगा, इसके कारस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो है ही i, और कहाँ से i मिलेगा, 4 से। मतलब कहने का ये है मेरे पास दो ब्लॉक्स बनेंगे, एक i वाला ब्लॉक बनेगा, एक a वाला ब्लॉक बनेगा। i वाले ब्लॉक में क्या क्या आएगा, NC0 a की पावर n, ठीक है, फिर NC2 a की पावर n माइनस 2 और l की पावर 2। अब a की पावर 2 नहीं बोल रही, कहाँ छोड़ा आपने, a की पावर 2 क्या है, वो तो i हो गया। फिर a की पावर 4 फिर से i होगा, यहाँ से क्या आएगा NC4 a की पावर n माइनस 4 और l की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर आइए ये देखिए NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू l, यहाँ से a आएगा बाहर, फिर यहाँ से a आएगा a की पावर 3 से, NC3 a की पावर n माइनस 3 l की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया आपका KI प्लस LA की पावर n। ठीक है, ओके। अब देखो k प्लस l की पावर n किसके इक्वल होता है, बता दो जरा। ये होगा आपका NC0 k की पावर n प्लस NC1 k की पावर n माइनस 1 l एंड सो ऑन, प्लस NC2 k की पावर n माइनस 2 l2 एंड सो ऑन। इसी तरह से k माइनस l की पावर n क्या आएगा, सेम आएगा लेकिन माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस NC1 k की पावर n माइनस 1 l प्लस ये NC2 k की पावर n माइनस 2 l2, फिर माइनस यहाँ NC3 k की पावर n माइनस 3 l3, यहाँ पे माइनस NC3 k की पावर n माइनस 3 l3। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक, ओके। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, किसको, सपोज ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, 1 और 2 को ऐड करो, क्या मिलेगा, शाबाश। 1 और 2 को ऐड करो, किस किस को, k प्लस l की पावर n, k माइनस l की पावर n, इनको ऐड करके फिर किससे डिवाइड करो, 2 से ऐड करो। देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ऑड वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले आपको मिलेंगे 2 टाइम्स, लेकिन डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो वो एक ही बचेगा। ये NC0KN NC0KN, ये 2 NC0KN आना चाहिए, लेकिन डिवाइड किससे किया, 2 से, तो क्या बचेगा, सिर्फ NC0KN। ठीक है, फिर ये वाला कैंसिल हो गया, फिर कौन सा आएगा, 2 वाला, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये क्या बचेगा, NC2, शाबाश, k बोलो ना n माइनस 2 l2 होना चाहिए था 2 टाइम्स, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या किया है, 2 फिगर। ऐसे ही चलता रहेगा ये। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपको, NC3 कैंसिल हो जाएगा, फिर E1 वाले आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, E1 वाले। अब क्या करो, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, किनको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ऑड वाले आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स आ जाएंगे, लेकिन डिवाइड बाय 2 है तो एक ही आएगा, NC1KN। फिर कौन सा आएगा, ये वाला NC3, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स NC3 आएगा,
लेकिन डिवाइडेड बाई 2 किया है तो NC3 AN-3 L3। फिर 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 वाला आएगा, इसमें मतलब ऑड वाले आएंगे। कौन से आएंगे? ऑड वाले। अब जरा गौर से देखो, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये एग्जैक्टली ये वाला है, इस वाली ब्रैकेट वाला, जो मैंने ये k प्लस एल की बात, ये यही है ना जो इस ब्रैकेट में पड़ा है। तो मैं इस ब्रैकेट को इसे रिप्लेस, आप लिखना अलग से, लेकिन मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज k प्लस एल की पावर n माइनस k माइनस एल की पावर n अपॉन 2। और जो ये है, ये इस ब्रैकेट वाला है NC1, देखो ये, तो ये जो यहाँ पे है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, k प्लस एल की पावर n, फिर प्लस माइनस k माइनस एल की पावर n अपॉन 2 इंटू k। हो गया प्रूफ। तो दिस इज इक्वल टू, समझ आए? अगेन बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है ना? ओके, साथी आपको क्लियर है? देखिए, अगर आपके पास दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस हो जो कम्यूट करती है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इनवॉल्यूटरी। If two involutory matrices A and B commute with each other, then their product AB is also involutory। कैसे? देखो, बिकॉज ए इनवॉल्यूटरी है तो ए स्क्वायर क्या है? आई, और बी स्क्वायर क्या है? आई, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हम तभी लिख सकते हैं जब आपका ये जो पावर है ना, ये बिकॉज इफ जी इज अबिलियन, याद रखना अपनी जनरल, देन ए बी की पावर एन को क्या लिख सकते हो? ए की पावर एन, बी की पावर एन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वैसे भी अगर इसको आप डायरेक्टली ना लिखो, अब सीधा इसको मैनुअली अगर करो, देखो ए डी इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा? ए बी। अब बी ए किसके इक्वल है? ए बी के, तो ये ए एक मिलके ए स्क्वायर बनाएगा इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आई, बी स्क्वायर आई, सो आई इंटू आई। तो अगर ए और बी इनवॉल्यूटरी है और ए और बी कम्यूट करते हैं, तो ए बी भी क्या हो जाएगा? इनवॉल्यूटरी। क्लियर है? ठीक है, ठीक। क्लियर? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to I
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, देखना ए किसके इक्वल है, A11 A1n, फिर A21 से A2n, AN1 से ANn। ठीक है, और A ट्रांसपोज क्या है, A11 टू A1n, फिर सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन, nth रो बिकम्स nth कॉलम। क्या ये आ गया आपका A ट्रांसपोज। अब देखना जरा, जब A इंटू A ट्रांसपोज आप करोगे किस तरह का एलिमेंट मिलेगा आपको, देखो A11 इंटू A11, A11 का स्क्वायर, A21 इंटू सॉरी A12 इंटू A12, A12 का स्क्वायर एंड सो ऑन, A1n इंटू A1n, A1n का स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्या मिलेगा, A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 एंड सो ऑन प्लस A1n इंटू A2n। ठीक है, इसी तरह से एंड सो ऑन। फिर इसको इसके साथ जब करेंगे तब भी हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, लिख लो एक ये वाला लिख, A11 AN1, बीच में और भी आएंगे दूसरे। ठीक है, फिर आएगा A12 AN2 एंड सो ऑन A1n इंटू ANn। अब दूसरे पे आओ, सिमिलरली क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आएगा A21 इंटू A11, A22 इंटू A12 प्लस एंड सो ऑन A2n इंटू A1n। अब देखो ये जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A2n का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो आपने नोटिस क्या करना है, मैं और एलिमेंट्स नहीं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सिर्फ मैं कुछ आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। अब अगर गौर से देखो, गौर से अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो क्या मिलेगा आपको, ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, कौन सी है ए ट्रांसपोज। तो इसका जो ith एलिमेंट है कौन सा, ith एलिमेंट किसका, ए ट्रांसपोज का। ith का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट, दिस इज डायगोनल एलिमेंट। जो इसका डायगोनल एलिमेंट है देखो वो कैसे मिल रहा है हमें, दिस इज समेशन ai k का होल स्क्वायर वेयर k गोज फ्रॉम 1 to n है क्या ये। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप ये ले रहे हो कौन सा i1 1th ले रहे हो, तो 1 1th में आपको कौन सा मिलेगा a11 a12 a1n स्क्वायर। मतलब ये जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, गौर से देखो, ओरिजिनल मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या ले लोगे a22, ये देखो a22 ये क्या है सेकंड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। सिमिलरली अगर आप तीसरा डायगोनल एलिमेंट्स लोगे वो क्या होगा थर्ड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। इतना आपको समझ आ गई, वही मैंने जनरली क्या लिखा है aik का स्क्वायर वेयर k गोज फ्रॉम 1 to n। सो दिस इज व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज स्क्वायर ऑफ, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो। मतलब अगर a11 ले रहे हैं हम तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के
फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के सम जो उनके स्क्वायर्स होंगे उनका सम। अगर सेकंड लेंगे किसका, लेकिन ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज का सेकंड एलिमेंट लेंगे तो वो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज अब यहाँ पे नोटिस करो क्या है, जो बाकी एलिमेंट्स हैं आपके कौन से, मतलब जिसमें आई के इक्वल नहीं है, वो किस तरह से होगा, इसी तरह से आई जेथ एलिमेंट क्या होगा, आई जेथ एलिमेंट बाकी होंगे आपके, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। सो अब यहां से आप ये कह सकते हो ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये ए ट्रांसपोज है किसके इक्वल, आइडेंटिटी के ना, किसके इक्वल है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब जो वन है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये वन किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड डायगोनल के इक्वल। मतलब कहने का ये है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स कब ऑर्थोगोनल होती है, इफ एंड ओनली इफ अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आ जाए, वन के इक्वल, सेकंड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम भी किसके इक्वल आ जाए, वन के इक्वल, थर्ड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम भी किसके इक्वल आ जाए, वन के इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं, समझ आइए आपको। इसी तरह से देखिए, सिर्फ ये नहीं, ये तो हो गया इफ एंड ओनली इफ, एक कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मैंने जब प्रोडक्ट लिया है किसके साथ, ये देखो a11 a12 a1n a21 a22 a2n, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जब मैं किसके साथ लेता हूँ, सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ और उनका सम करता हूँ तो ये मिलता है मुझे, तो ये किसके इक्वल है। इसी तरह से मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम अगर किसके साथ करता हूँ, ये तीसरे के साथ, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। चौथे के साथ करता हूँ तब भी जीरो, एन के साथ करता हूँ तब भी जीरो। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ हर रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आ जाए, वन के इक्वल, और कोई भी रो को अगर मैं दूसरे रो के साथ क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं और उनका फिर सम में ले लूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल। यही हो रहा है, देखो जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आ गया, वन के, और वही फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जब मैंने किनके साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो के, थर्ड रो के, फोर्थ रो के, nth रो के, तो डिफरेंट रो के साथ अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलना चाहिए, जीरो। उनका प्रोडक्ट का सम जो है वो जीरो मिलना चाहिए। और अगर सेम किसी भी रो के एलिमेंट्स का मैं स्क्वायर्स का सम ले लूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वन के। सिमिलरली देखो टू के लिए, सेकंड रो के एलिमेंट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, जीरो। ये ए ट्रांसपोज ये है ना आपका, आई के इक्वल होना चाहिए। लेकिन सेकंड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम वन के इक्वल, फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स को जब मैं किसके साथ करूँ, थर्ड के साथ करूंगा तो फिर से क्या आएगा, जीरो। फोर्थ के साथ करूंगा फिर से जीरो, nth के साथ करूंगा फिर से जीरो। सो अब जो दो मैं सेंटेंसेस लिखवाने जा रहा हूँ दे आर इम्पोर्टेंट नाउ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो पहचान होगी आपकी, क्या है पहचान ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, लिखो नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if and only if, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या क्या, if and only if the शाबाश square of elements in each row, square of elements in, ऐसे ही लिखेंगे, हाँ जो एलिमेंट्स हैं किसी भी रो के उनका स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर, है ना। इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो किसके इक्वल है? बोलो ना। हर एलिमेंट, हर जो आपका रो है उसमें अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स लेंगे वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। एंड दूसरा एंड सम ऑफ, किसका सम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements in distinct rows, corresponding elements in distinct row is equal to 0। मुझे बताओ क्या आपको ये समझ आया? इज इक्वल टू 0, क्या आपको समझ आया? ठीक है, तो दो चीजें होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए। एक तो उसके जो हर रो के एलिमेंट्स के अगर आप स्क्वायर्स का सम लोगे तो 1 के इक्वल होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास डिस्टिंक्ट रोज होंगे उनके एलिमेंट्स को अगर आपस में आप प्रोडक्ट लोगे उस उनके वो प्रोडक्ट्स का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल। तब वो एलिमेंट क्या, वो मैट्रिक्स क्या होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए आप देखते हैं हम कैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहचानते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले इजीएस्ट से शुरू करेंगे। ओके, हो गया? डन। देखो इज दिस ऑर्थोगोनल? दो कंडीशनें देखनी है ना। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल है? 1। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स, पहली रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर लिए आपने उनका सम लिया, किसके इक्वल आ गया? 1। सेकंड के लिए भी क्या आ गया? ईच के लिए हमने कहा कि हर रो के लिए ऐसा होना चाहिए। पहले रो के लिए भी हमने एलिमेंट्स का स्क्वायर लिया तो 1 के इक्वल आया, सेकंड के लिए भी 1 आया, लेकिन सिर्फ यही कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रोज को मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। सिमिलरली यहाँ से करोगे तब। अब मैं अगर यहाँ पे ये ले लेता 1 0 1 0, अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, कौन सी? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 0, एंड दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 वो कितना आ गया? 1। हालांकि डिस्टिंक्ट रोज को जब हम प्रोडक्ट लेंगे उनका एलिमेंट्स का फिर उनका सम करेंगे वो भी क्या आना चाहिए? 0। हाँ, इसमें हम ये चेंजिंग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते थे ना 1 0 0 1। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या एक्ट करेगी? एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इतना ही नहीं, जैसे ये ले लो cos थीटा 0 0 सॉरी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। दिस इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो पहले रो के एलिमेंट का सम क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। दूसरे के भी क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स करें फिर उनका सम ले लें, वो 0 आ रहा है, और एलिमेंट्स जो किसी भी रो के एलिमेंट है उनका जब स्क्वायर कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहा है? सो दिस इज ऑर्थोगोनल। समझ आई? दिस इज ऑर्थोगोनल, दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, दिस इज अगेन ऑर्थोगोनल। ठीक है, पहचाननी आ गई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ और देखते हैं थोड़ा इससे एडवांस्ड एग्जांपल्स। क्या हो गया? देखिए
cos थीटा 0 0 sin थीटा 0 cos बीटा sin बीटा 0 0 माइनस sin बीटा cos बीटा 0 sin थीटा 0 0 माइनस cos थीटा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्वाति? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पहली कंडीशन क्या है? रोज को ऐड करना, जो रोज है उनको ऐड करना, रोज को उनके एलिमेंट्स को स्क्वायर को ऐड स्क्वायर को करना। add तो देखो करना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 cos स्क्वायर बीटा माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो सेटिस्फाई हो गया। अब पहले को सब के साथ देखो, फिर दूसरे को सब के साथ देखो, तीसरे को सब के साथ। तो देखो cos थीटा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। cos थीटा इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 cos sin ये 0। फिर ये देखो 0 0 0 0 cos थीटा sin थीटा 0 0 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos sin थीटा फिर से 0। ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, इसके साथ देखो, इसके साथ देखोगे फिर भी 0 आएगा, इसके साथ देखोगे फिर भी 0 आएगा। इसका इसके साथ 0 है, इसके साथ भी 0 है, इसका इसके साथ और इसके साथ 0 है, और इसका इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट 0। सो दिस इज ऑर्थोगोनल। दिस इज ऑर्थोगोनल। इसी तरह से बी देखो, सपोज इसके बारे में क्या कह रहे हो? इज दिस ऑर्थोगोनल? जल्दी से अरे बोलो। बोलो ये होगी। देखो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन भी हो जाएगी। 1 को आप किसी के साथ भी करो 0 ही आएगा। फिर 2 को आप देखो 2 का जहां पे 1 है वहां पे किसी और का 1 नहीं होगा। फर्स्ट में जहां 1 है और कहीं 1 नहीं होगा, तो बाकी तो 0 है, तो इसका मतलब वो तो 0 ही हो जाएगा प्रोडक्ट। बाकी रहा स्क्वायर्स की बात, तो स्क्वायर तो हो गए हर एक का सम, क्योंकि हर एक रो में क्या है? एक 1। ये बनाने का तरीका ये होता है आपको कि पहले रो में जहां पे आपने नॉन जीरो एलिमेंट रख लिया, दूसरे रो में वहां पे उस पोजीशन पे नॉन जीरो एलिमेंट नहीं रखना है। क्योंकि अगर किसी दूसरे रो में आप नॉन जीरो एलिमेंट उस पोजीशन पे रखोगे तो उनका प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो नॉन जीरो मिलेगा आपको। हालांकि जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलना चाहिए? नॉन जीरो। तो वही हमने चालाकी से देखो क्या किया, पहले में हमने किस पोजीशन पे रखा? 5वीं पोजीशन पे, तो फिर 5वीं पोजीशन में और कहीं नहीं रखा। यहाँ पे 4थी पोजीशन पे, फिर कहीं और नहीं रखा। इसको देखो, यहाँ पे 3री पोजीशन पे रखा, 3री पोजीशन ब्लॉक हो गई, दूसरी पोजीशन ब्लॉक हो गई, पहली पोजीशन ब्लॉक हो गई, 4थी पोजीशन ब्लॉक हो गई, 6ठी पोजीशन ब्लॉक हो गई, 5वीं। तो कहीं पे हमने रिपीट नहीं किया, रिपीट नहीं करना है नॉन जीरो पोजीशन को, ठीक है। और फिर ये चीज भी हमने ध्यान में रखनी है, एक तो रिपीट नहीं करनी है क्योंकि हमें दिमाग में है कि प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए, प्रोडक्ट का सम जो है वो नॉन जीरो। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि जब स्क्वायर्स करेंगे तो वो भी क्या मिलना चाहिए? 1। मतलब ये नहीं किसी में हमने 2 लिख दिया, 2 लिख देंगे तो वो तो फिर 4 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। या तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं नॉन जीरो, या क्या ले सकते हैं -1 ले सकते हैं, या फिर अगर cos थीटा लेना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेना है? दूसरा sin थीटा भी लेना है, सो दैट उनका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए? 1। या फिर ऐसे दो एलिमेंट्स लेने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम क्या हो जाए? 1 हो जाए। बात समझे? जैसे मैं इस तरह से ले लूं √1/2, ऐसे तो हम ले नहीं सकते, हाँ ले सकते हैं।
माइनस रूट 1/2, ठीक है। इनका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल, मतलब कहने का ये है इस तरह से चूज करने। फिर अगर ये दो आपने एक में चूज किए, फिर दूसरे में इस तरह से दो चूज करने हैं कि उनके प्रोडक्ट का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। बात समझ आई ना किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वेरी गुड, सो फार सो गुड। चले आगे। The number of orthogonal matrices of order n whose entries are either 0 or 1 is equal to, अच्छा ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो हो गया ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। अगर कहीं पे ये दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स भी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इज 1, तो उसमें फिर प्रोडक्ट वाली कंडीशन ही चाहिए होगी आपको। क्यों, देखो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, आप कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी प्रोडक्ट वाली मत दी, अब कॉलम वालों को देखिए, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये दो कंडीशनें भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स के एलिमेंट्स का स्क्वायर है अगर वो भी 1 हो जाए और रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम भी 1 हो जाए, तब भी वो क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल। क्योंकि कॉलम को भी अगर आप 1 ले लोगे, उनके स्क्वायर्स भी 1 ले लोगे, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी, क्योंकि फिर उस केस में क्या हो जाएगा, कॉलम में भी आप हर एलिमेंट, कॉलम में जैसे आप रो में क्या करते थे, एक रो में जहाँ पे आपने नॉन जीरो लिया था वहां पे आप दूसरे रो में वहां पे नॉन जीरो नहीं लेते थे, वैसे ही कॉलम में भी क्या हो जाएगा, पहले कॉलम में जहां आपने नॉन जीरो लिया, दूसरे में वहां पे आप नॉन जीरो नहीं ले सकते, तो वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वाली कंडीशन कौन सी, कि जहां पे पहले रो में एलिमेंट नॉन जीरो होगा, दूसरे में वहां पे नॉन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझे। तो ये भी एक तरीका है कि अगर कॉलम्स के एलिमेंट्स का स्क्वायर्स भी कहीं सम दिया हो आपका, यस, ठीक है, लेकिन आप बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो याद रखो। ठीक है, अभी इतनी वेरिएशंस पे आप ध्यान मत दो, जो मैंने आपको बताया है क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स इज 1 फॉर रोज फॉर ईच रो, और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, बस इतना सा याद रखो आप, बाकी छोड़ दो आप, ये फिर स्पेशल केसेस में आप उलझ जाओगे। अब पहले ये देखो कितनी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगी ऑर्डर n की जिनकी एंट्रीज क्या हो, या तो 0 है या 1, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस वो है जिनके अंदर एलिमेंट्स ही या 0 है या 1 है। ऐसी कितनी मैट्रिसेस मिल सकती हैं आपको, आंसर इज n फैक्टोरियल। अब आपकी मर्जी है, इसको अगर ज़बानी याद रखना है, मैं आपको लेकिन बताता हूँ इसका कैसे करेंगे। देखो गौर से मैं बताता हूँ। देखो हमने किसको ऐसी मैट्रिसेस बनाने के लिए हम 1 को सजाएंगे, तो 0 खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाएगा, 0 को नहीं हम। तो मुझे बताइए फर्स्ट रो में
वन को प्लेस करने के कितने तरीके हैं? एन वेज। कितने हैं? जब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, देखो जैसे आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है 1 0 0, आप 1 यहां भी ले सकते थे, आप 1 यहां भी ले सकते थे, आप 1 यहां भी ले सकते थे। फिर दूसरे में लेकिन आपने जहां पे यहां 1 लिया है, नीचे में वहां आप 1 नहीं ले सकते। मतलब पहले में आपके पास कितनी वेज हैं 1 को रखने के? n वेज। दूसरे में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने रख दिया, दूसरे में एक वे कम हो जाएगा। दूसरे में कितने? n-1 वेज। फिर तीसरे में जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख दिया आपने, तो तीसरे में और आपके पास अब सिर्फ ये दो ब्लॉक हो गए, ये पोजीशन भी, ये पोजीशन भी। ना यहाँ रख सकते हैं, ना यहाँ रख सकते हैं। तो इसका मतलब कितने वेज हैं? 3-2, दैट इज ओनली 1 वे। तो n-2 करते 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 लास्ट पे कितनी बचेंगे आपके पास? 1 वेज। तो टोटल कितने तरीके हैं आपको 1 को प्लेस करने के? कितने? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल वेज। तो n फैक्टोरियल वेज से आप किसको प्लेस कर सकते हैं? फाइन फाइन। तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? n फैक्टोरियल वेज से। तो जितनी वेज से आप 1 को प्लेस कर सकते हो, उतनी तो आपके पास क्या होंगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे 3 के केस में कितनी मैट्रिसेस होंगी? 3 फैक्टोरियल वेज हैं। कितनी वेज हैं आपके पास? 3 फैक्टोरियल वेज। तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस कितनी होंगी ऑर्थोगोनल? 6। कितनी होगी? 6। ये आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है आपके लिए? आपने मैन्युअली मुझे बतानी है वो 6 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जिनके एलिमेंट्स क्या हैं? 0 और 1। जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे एक ये हो गई, कौन सी? यहाँ 1 आपने रखा, 1 0 0। उसके कारस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी 1 को रखने की? पहले आप इसको फिक्स कर लो, 1 को आपने फिक्स कर लिया। उसके कारस्पॉन्डिंग आप 1 को कहाँ रख सकते हो? यहाँ पे रख सकते हो। और फिर आपको 1 कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे। या फिर इस 1 के कारस्पॉन्डिंग आप 1 को कहाँ रख सकते थे? यहाँ रख सकते थे। तो उसके कारस्पॉन्डिंग आपको 1 कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे। या फिर आप 1 कहाँ रख सकते थे? यहाँ रख सकते थे। उसके नहीं, यहाँ नहीं रख सकते, या यहाँ रख सकते हैं। उसके कारस्पॉन्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं, उसके कारस्पॉन्डिंग यहाँ पे। इसी तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके जब आप देखोगे कितनी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मिलनी चाहिए? 6। कितनी मिलनी चाहिए? 6। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है कि द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 whose entries are either 0 or 1, they are 6 मैट्रिसेस। वो 6 मैट्रिसेस आपने मुझे बतानी है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट दोस 6 मैट्रिसेस। बात समझ आई? अब जरा इसी में एक और चीज देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 और 1। अगर कहीं पे एलिमेंट्स क्या दिए हों आपको, सपोज 0 और 1 के बजाय क्या दिया हो आपको? 0, चलो ये लिख लिया आपने पहले। इस पे कितने वेज हैं? n फैक्टोरियल वेज। इसमें साथ में लिख दो आप रिमार्क में, ये तो तब है ना, इसको इन जनरल आप मान के चलो, ये तब है जब आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट कितना है? एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है। कितना है? एक ही नॉन जीरो एलिमेंट। अब जितने नॉन जीरो एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है? मतलब ऐसे भी हो सकता था, मान लो नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या दिए होते? 0 R1 R-1। क्या दिए होते? 0 R1 R-1 R2 R-2। देखो जैसे क्रिकेट में होते हैं ना, कुछ प्लेयर टीम में होते तो हैं लेकिन उनको बेंच पे रखते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? ये बेंच पे रहेंगे। कौन कौन से बेंच पे रहेंगे आपके हिसाब से? शाबाश। इन एलिमेंट्स में से बेंच पे